Hi. Focus on the good, and the good will focus on you. Today is 19th of April 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं 6 आउट ऑफ 28 स्टेट्स है जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है विधान परिषद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। नेशनल पुलिस अकेडमी है हैदराबाद में। पलक्कड़ गैप कनेक्ट करता है केरला एंड तमिलनाडु को। नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। गोल्डन हैंडशेक स्कीम होती है वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए। आज के सवाल है पांचेट डैम इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? जिंदुआ इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? Which temple of India is known as Black Pagoda? Black Pagoda. Sanji art is associated to which state of India? Lai Haroba is a popular dance of which Indian state? So these are questions for today. आज की vocabulary है pecuniary. इसका मतलब होता है related to money, relating to or consisting of money, financial, monetary, economic. Commensurate का मतलब होता है अनुरूप, करस्पॉन्डिंग इन साइज और डिग्री इन प्रोपोर्शन। इक्विवेलेंट है, इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग है। मॉडिकम का मतलब होता है कम, अल्पांश। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, कंसिडरेबल, डिजायरेबल या वैल्यूएबल चीज है जो, लिटिल बिट, स्मॉल अमाउंट। गस्टो, गस्टो होना बहुत जरूरी है स्टडीज में। एंजॉयमेंट और विगर इन डूइंग समथिंग, जेस्ट, एंथुजियाज्म। वेंटेज का मतलब होता है सहूलियत, व्यू पॉइंट, a place or position affording a good view of something. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज 19th of April है। आज हम ये दो सवाल तैयार करेंगे। पहला है हमें एंटी डिफेक्शन लॉ पे एक नोट बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 1-1.5 साल से ऑलमोस्ट हर दिन, हर हफ्ते हमने इस लॉ के बारे में बात किया है, न्यूज डेवलपमेंट आया है। इसको हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली एनालाइज करना है, इसमें लूप होल्स वगैरह क्या है। इसके लिए आप जीएस रिवीजन क्लास का वीडियो भी रेफर करना, वहां हमने एंटी डिफेक्शन लॉ अच्छे डिटेल में पढ़ा है। इसकी इफेक्टिवनेस और इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं ये भी आप आंसर करो, बिकॉज ये ऐसे जो रिफॉर्म्स टाइप होते हैं, सजेशंस, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, हमारा जो नेशनल एनिमल है पैंथेरा टिग्रिस, रॉयल बंगाल टाइगर, इस पे एक नोट तैयार करना है। ये थोड़ा ओपन एंडेड इसलिए है, आप इसको बहुत अच्छे से देखो। इंडिया में टाइगर की टेरिटोरी क्या है, नेशनल पार्क, टाइगर कंजर्वेशन कौन से हैं, कौन सी स्कीम्स हैं, चैलेंजेस क्या है, नया जो रॉयल बंगाल टाइगर का सेंसस हुआ उसका डेटा क्या है। इन सब चीजों को एक जगह पे अच्छे से कंसोलिडेट कर दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी का फेवरेट है टाइगर। ओके, so prepare a very good note on this Royal Bengal tiger, learn about tiger. Okay, so these are the two questions. बाकी I was looking at लक्ष्मीकांत, हमारे मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। एक हम आज एंटी डिफेक्शन लॉ देखते हैं और एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर ट्यूसडे अप्रैल 19th। आज आंसर डिस्कशन नहीं है, वी आर फॉलोइंग +2 साइकिल। तो मंडे का जो आंसर था उसका डिस्कशन वेंसडे को होगा। ओके, सो फर्स्ट न्यूज है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन क्लाइम्स टू 14.55% इन मार्च। दिस इज नॉट एट ऑल गुड। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ा 14.55%, दिस इज ह्यूज। तो सोरिंग प्राइसेस है, सी 14.55 तक पहुंच गया है दिस जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स। सो दिस इज नॉट एट ऑल राइट। इन्फ्लेशन जो होता है नॉट एट ऑल राइट, क्यों? क्योंकि जैसे कल हमने देखा, जैसे आईटी कंपनीज ने रेज दिया 8 से 9% तो आपकी तनख्वाह बढ़ी, बट इन्फ्लेशन बढ़ गया 14.55%। तो ये तनख्वाह आपको कम लगने लगेगी, बिकॉज इस तनख्वाह में आपको दिस जो एसेंशियल चीजें है वो आप खरीद नहीं पाओगे। जो परचेजिंग पावर है मनी का वो डेप्रिशिएट हो गया। सो दैट इज वाई सच हाई इन्फ्लेशन इज वेरी वेरी बैड। Inflation in India's wholesale price hit a 4-month high of 14.55% in March। 13 था फरवरी में, नॉट एट ऑल गुड। ये क्यों ज्यादा हो रहा है? बिकॉज प्राइस राइज हुआ है। प्राइस राइज हुआ है अक्रॉस ऑल कैटेगरीज ऑफ गुड्स।
फ्यूल एंड पावर एज वेल एज प्राइमरी आर्टिकल्स, तो इसके कारण होलसेल प्राइस इंडेक्स अप हुआ। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ गई, ये जो एनालिस्ट है उन्होंने भी इसको हाईलाइट किया है। पावर इन्फ्लेशन है, फ्यूल का राइज बढ़ गया है। प्राइमरली राइज इन प्राइसेस ऑफ क्रूड पेट्रोल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, बेसिक मेटल्स, इसके कारण प्राइस राइज हुआ है। और प्लस डिसरप्शन हुआ है ग्लोबल सप्लाई चेन में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण। ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर से ये स्टेटमेंट आया। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो दिस इज अगेन अ मैटर ऑफ कंसर्न कि प्राइस राइज इतना तेजी से हो रहा है। रिवीजन क्लास में ऑल्दो हमने पढ़ लिया है डिमांड ड्रिवन जो होता है इन्फ्लेशन, और कॉस्ट पुश होता है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो सच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज नॉट एट ऑल राइट। आईसीआरए के चीफ इकोनॉमिस्ट ने बताया जंप इन क्रूड ऑयल प्राइस बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द राइज इन इन्फ्लेशन। फ्यूल और कोर आइटम्स भी इसका एक रीजन है। कोर सेक्टर में कौन से आइटम्स होते हैं? टेल। कोर सेक्टर जो होता है इसमें कौन कौन से आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं? टेल। ये प्राइमरली जो डायरेक्शन है होलसेल प्राइस इंडेक्स का उसको उसको फ्यूल कर रहे हैं। सो कोर आइटम्स, फ्यूल एंड इन्फ्लेशन। ऑलराइट, सो दिस इज होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। एक चीज और बताइए, इंडिया में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है ये क्या WPI होता है? आंसर। So this is the front page of the Hindu. Now see, no ride in sight. New Delhi, inconvenience. Passengers बाहर आ रहे हैं बट ऑटो रिक्शा और टैक्सी यूनियन का स्ट्राइक है डिमांडिंग अ फेयर रिवीजन। अब सी, फेयर रिवीजन, वो किराया जो है उसको बढ़ाने की क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज इनको भी इन्फ्लेशन का हो रहा है। अगर जैसे हमने सैलरी देखा 8 to 9% सैलरी का राइज हुआ सपोज फाइनेंशियल ईयर में, सिमिलरली जो किराया है उसका भी ये राइज करने की बात करेंगे बिकॉज इन्फ्लेशन इज गोइंग टू अबव 10%। तो अगर इनकी बात देखें ऑटो रिक्शा एंड टैक्सी यूनियन का, तो इनको पुराने वाले किराए पे फिर इनको भी डिफिकल्टी हो रही है। सो दैट इज वाई इन्फ्लेशन इज बैड। अब आप ये बताओ कि ये जो स्ट्राइक हुआ है ये किस टाइप का राइट है? राइट है भी या नहीं है? स्ट्राइक, राइट टू स्ट्राइक। देन सेंटर आस्क्स केरला टू प्रोवाइड डेली अपडेट ऑन कोविड-19। कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल। ये बहुत प्रीशियस टाइम है, आपका एग्जाम टाइम है, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब ये एडिटोरियल है। फर्स्ट एडिटोरियल पॉलिटिकल है, सेकेंड एडिटोरियल है अबाउट ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो यहाँ रेगुलर टॉक है 5G का हमें डिप्लॉयमेंट करना है, 5G के जो बैंड्स हैं उसका ऑक्शन करना है हमें। तो ट्राई ने ये बताया कि जो बैंड्स हैं जो ऑक्शन करना है, इसका अगर बेस प्राइस ही बहुत ज़्यादा रहेगा तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं वो इस बेस प्राइस हाई पे पहली बात तो वो खरीद नहीं पाएंगे, दूसरी बात अगर वो खरीदेंगे भी तो फिर इसका जो हायर प्राइस है वो ट्रांसफर हो जाएगा कंज्यूमर में। सो ओवरऑल जिस स्पीड से 5G अडॉप्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो ऑक्शन ऑफ एयरवेव्स आइडेंटिफाइड फॉर 5G सर्विसेज, इसकी प्राइसिंग पे अभी यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है। तो अभी जो इसकी प्राइसेस ज्यादा रखा है तो उससे टेलीकॉम ऑपरेटर ने डिसअपॉइंटमेंट बताया है, इंडस्ट्री में डिसअपॉइंटमेंट है। पहले क्या हुआ था, ट्राई ने ऑल्दो बोला था इसका 35 to 40% प्राइस हम कम करेंगे, बट अब क्या हुआ, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने ये देखा कि पहले क्या था, एक तो प्राइस हम बेस कम कर रहे थे, बट फिर ऐसा हुआ कि 30 इयर्स कर दिया इसका ऑक्शन का जो स्पेक्ट्रम है उसका ऑक्शन का टेन्योर 30 इयर्स कर दिया, 30 इयर्स का असाइनमेंट दे दिया बजाय 20 इयर्स का। तो ये ड्यूरेशन बढ़ा दिया बट साथ ही साथ अब प्राइस जो कट होना था वो नहीं हुआ। तो ओवरऑल जो फ्रंट एंड प्राइस जो आनी होती है, पहली बार में जो प्राइस देनी है इन्हें, वो ज्यादा इनको फील हो रहा है, तो इन्होंने कहा प्राइस कट होना चाहिए सो दैट जो इनके पास क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी कम है। अभी टेलीकॉम सेक्टर जो है यहाँ पे क्रेडिट का इशू चल रहा है अभी। तो द पॉइंट इज कि टेलीकॉम सेक्टर इज ऑलरेडी ब्लीडिंग। अगर ये हाई प्राइस होगा तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी और प्रॉपर डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाएगा। ट्राई का रीजनिंग फॉर द रिजर्व प्राइस इलेबोरेट कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए। तो पूरा आर्ग्यूमेंट यही है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगेगा, इसका प्राइस कम करो, मॉडर्नाइज कंट्री करने के लिए टेलीकॉम नेटवर्क का हेल्दी रहना भी ज़रूरी है। अब इससे एक सवाल और आ रहा है, वो सवाल ये है
5G नेटवर्क का जो डिप्लॉयमेंट होता है, जैसे ये स्पेक्ट्रम वगैरह, इसका ऑक्शन होना चाहिए। ऑक्शन होने में गवर्नमेंट को सर्टेन डिस्क्रिशनरी पावर भी दी जाती है। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है कि गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी कि बेस प्राइस क्या है। और अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है, जैसे हमने 2G और 3G स्पेक्ट्रम जब ऐसा ऑक्शन हुआ था 2012 में, तो गवर्नमेंट ने सर्टेन पॉलिसीज बनाई कि ऑक्शन किस तरीके से होगा, किस बेस प्राइस पे होगा, इस तरीके से एक पॉलिसी बनाई। बाद में कैग की एक रिपोर्ट आती है और वो बोलती है कि जो 2012 में 2G लाइसेंस ऑक्शन हुआ, स्पेक्ट्रम जिस तरीके से टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दिए गए, ये अनसाउंड था। ये जो पॉलिसी था ये डेट्रीमेंटल था इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ इंडिया का, इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ एक्सचेकर का। व्हाई? बिकॉज कैग की रिपोर्ट ने ये पाया कि जिस तरीके से ऑक्शन, जिस बिड पे इनको सेल किया गया, वो बहुत कम था, बहुत कम था। सो थ्रो अवे प्राइस में सारे ऑक्शंस हो गए और स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो गवर्नमेंट को ह्यूज लॉस हुआ बिकॉज ऑफ दिस स्पेक्ट्रम ऑक्शन। अब इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि जो यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, बड़े टॉप आईएएस ऑफिसर्स भी थे, उनको बाद में यहाँ पे पनिशमेंट भी हुआ, मैलाफाइड एरर माना गया और काफी डिफिकल्टी यहाँ पे हुआ। ऑल्दो बाद में फिर वो जो कैग की रिपोर्ट आती है उसमें ये भी क्लैरिफिकेशन होता है कि सम जो लॉसेस के जो नंबर्स थे वो एग्जैजरेटेड थे, वो करेक्ट नहीं थे, बट द डैमेज इज बीइंग डन। अब पॉइंट क्या होता है कि अक्सर हम ब्यूरोक्रेसी को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। वाई काम क्यों नहीं करती? बिकॉज अगर आप वर्क करोगे, बहुत सारा वर्क डिस्क्रिशनरी होता है, डिस्क्रिशन के हिसाब से होता है। प्लस अगर आप वर्क करते हो तो आपसे मिस्टेक्स भी होती है। जो काम करता है उसी से मिस्टेक्स होती है, जो काम नहीं करता उससे मिस्टेक्स भी नहीं होती। अब मिस्टेक्स अगर होती है तो उसके लिए इफ यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड, अगर आपको पनिशमेंट सीवियर मिल रहा है इवन फॉर बोनाफाइड मिस्टेक, मतलब इंटेंशनली नहीं किया था, वो हो गया मिस्टेक, तो अगर बोनाफाइड मिस्टेक के लिए भी पनिशमेंट मिलने लगेगा तो ब्यूरोक्रेट्स फिर वो वर्क करेंगे। दिस इज द वाई जो ब्यूरोक्रेसी है वो वर्क करने से अवॉइड होती है। वो डिसीजन लेने से अवॉइड करते हैं, वो डिसीजन नहीं लेना चाहते। अदरवाइज अगर डिसीजन गलत हो गया तो वो फिर सारा उनके ऊपर आ जाएगा। दिस इज द प्राइमरी रीजन जिसके कारण ब्यूरोक्रेसी में इतनी इनफेक्टिवनेस आ जाती है। सो ये एक केस था 2012 का। ऑलराइट, सो इसके कारण इनफेक्टिवनेस आती है। अब क्या हुआ? अब सेम चीज हुआ 5G ऑक्शन स्पेक्ट्रम में। अब इसका बेस प्राइस हाई रख दिया गया है। गवर्नमेंट डिस्क्रिशनरी अभी डिसीजन नहीं लेना चाह रही है, बड़ा सेफ चलना चाह रही है, तो इससे इस ऑक्शन में, 5G ऑक्शन में भी डिफिकल्टी आ रही है। सो दिस इज द स्टोरी। सो दैट इज वाई ये एथिक्स में भी अक्सर ये सवाल आ जाता है कि जब मिस्टेक्स हो रही है, अगर कोई एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहा है, बोनाफाइड और मैलाफाइड दो टाइप की मिस्टेक होती है। बोनाफाइड इंटेंशनल एरर हुआ, मैलाफाइड हुआ जानबूझ के हुआ। अगर मैलाफाइड एरर है देन वहां पे पनिशमेंट होना चाहिए, बट ब्यूरोक्रेसी को बोनाफाइड मिस्टेक के लिए सेफगार्ड करना जरूरी है, वरना फिर ऑफिसर्स वर्क नहीं करते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सो दिस इज दैट। अभी का जो टाइम है उसमें 5G इज एसेंशियल टू अवर इकोनॉमी। इसकी प्राइसिंग करेक्ट करना जरूरी है, ऑक्शनिंग करेक्ट वे में होना जरूरी है। द इकोनॉमी कैन इल अफोर्ड एनी फर्दर डिसरप्शन इन दिस लिंचपिन सेक्टर। सो दिस इज द राइट प्राइस। ये बात है। इंडिया कैन क्रिटिसाइज रशियाज यूक्रेन इन्वेजन। अब सी, इंडिया ने अभी तक पॉलिसी जो अपनाया है वो न्यूट्रलिटी का है, न्यूट्रलिटी की पॉलिसी है। यूक्रेन का जो पूरा एपिसोड है इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं है। अब इंडिया शुरू से, जैसे ये प्राइमरली टसल हो रही है दो बिग पावर की, सुपर पावर की, कोल्ड वॉर टाइप्स। एक तरफ यूएस लेड नेटो है, दूसरी तरफ है रशिया, और इनका जो थिएटर है वो है यूक्रेन। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। अब बिकॉज ऑफ दिस फाइट एंड दिस एस्केलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके हमें हार्डशिप्स देखने को मिल रही है। प्लस यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है इसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी। हम इसके स्ट्रॉन्ग वर्डेड में इसको हमने क्रिटिसाइज भी किया है। ह्यूमन लाइफ, सिविल लाइफ, ये पैरामाउंट है, इस पे अटैक नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, हमारी पॉलिसी जो है वो हमेशा से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की रही है। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने स्पीच में 1949 में कहा था, बांडुंग कॉन्फ्रेंस में, जिससे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ। ये लाइन इंपॉर्टेंट है।
We are neither blind to reality nor do we propose to acquiesce to any challenge to men's freedom from whatever quarter it may come. मतलब हम ब्लाइंड भी नहीं है, हम न्यूट्रलिटी के नाम पर ऐसा नहीं है कि जो गलत हो रहा है उसको चुपचाप टॉलरेट करेंगे. नो. Where freedom is menaced or justice threatened or where aggression takes place, we cannot and shall not be neutral. So ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में हमारी फिलॉसफी थी. वी कैन नॉट एंड शेल नॉट बी न्यूट्रल अगर वहां पर इस तरीके से जस्टिस थ्रेटेंड है. दिस इज अवर पॉलिसी. सेकेंड, इसमें आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि इंडिया को किस तरीके से साइड्स भी लेना चाहिए अगर रिक्वायर्ड है. अब एक और चीज है, नेपोलियनिक एडेज है, if you know a country's geography, you can understand and predict its foreign policy. अब हम अपने प्रैक्टिकल चीजों से देखें, हमारी ज्योग्राफी देखें. हमारे यहाँ दो नेबर्स हैं, यहाँ एक पाकिस्तान है, यहाँ एक चाइना है. चाइना एंड पाकिस्तान का बहुत अच्छा क्लोज टाइज है. रशिया जो है वो भी अगेन चाइना के साथ क्लोज टाइज हो रहा है. अब इस डिफिकल्ट नेबर में इंडिया कुड नॉट ट्रू फॉर इंडियाज कॉन्टिनेंटल प्रेडिकामेंट की प्राइमरी थ्रेट जो अगर नॉर्दर्न फ्रंटियर में आएगा चाइना एंड पाकिस्तान, तो उस टाइम पे हमें रशिया की जरूरत पड़ेगी. सो दैट इज वाई फॉर प्रैक्टिकल टर्म्स इंडिया ने अभी तक अपना इस टाइप का पॉलिसी अपनाया है. सो सी, अब यहाँ पे अगेन डायकोटमी है, इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है कि इनको इंडिया को क्या करना चाहिए. इस स्ट्रैटेजी में भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, इस स्ट्रैटेजी में भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, न्यूट्रलिटी की स्ट्रैटेजी में भी. अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर जिस तरीके से डायरेक्शन दे रहे हैं, अगर हम उसको फॉलो करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. सो दिस इज दैट. प्राइमरली यहाँ पे बताया है रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स. अब इस इशू को भी बहुत ज्यादा डिवेल नहीं करना चाहिए, देयर आर सो मेनी लेयर्स. हमारे काम का जो यहाँ की ज्योग्राफी था, सेल्फ रिलायंस रिलेटेड मैटर था, वो हमने कवर कर लिया है. ये आर्टिकल बड़ा अच्छा आर्टिकल है, क्रिप्टोज एंड दिस सेंट्रल बैंक वाला बैक्ड डिजिटल करेंसी. क्रिप्टो एंड दिस डिजिटल करेंसी दोनों सेम चीज नहीं है. अब देखो, क्रिप्टो की बड़ी फैन फॉलोइंग होती है, सोशल मीडिया एटसेट्रा, पीपल लव क्रिप्टो. बट द पॉइंट इज हमें अगेन हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो फॉलो करना है वो फॉलो करना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स. सी, क्रिप्टो करेंसी विल बी डिस्करेज्ड बाय टैक्सेशन एंड कैपिटल गेन्स प्रोविजन. ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा बजट स्पीच में कि क्रिप्टो करेंसी को डिस्करेज करेंगे, टैक्सेशन लगाएंगे, कैपिटल गेन्स एटसेट्रा. तो द आइडिया इज क्लियर, गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसी नहीं पसंद है. सिमिलर जो चीज है वो गवर्नर ने भी कहा था, आरबीआई शक्तिकांता दास साहब ने कहा कि फरवरी में कहा, दो चीज हाईलाइट किया. पहला, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी एक बिग थ्रेट है फाइनेंशियल और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का. कोई एक इंडिविजुअल पूरे कंट्री का फाइनेंस अपने हाथ में लेके वर्क कर रहा है, नो. हमेशा ये याद रखना है, इंस्टीट्यूशन प्रेफर करना है इंडिविजुअल के ऊपर, इंस्टीट्यूशन. तभी अक्सर ये बात आती है आईएएस या फिर सिविल सर्विसेज एज एन इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाना है, ना कि पर्सनल ब्रांडिंग करनी है. ओके, दिस थिंग अगेन इज इन न्यूज. तो इंस्टीट्यूशन इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल. तो प्राइवेट करेंसी, क्रिप्टो करेंसी एक थ्रेट है फाइनेंशियल एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का. सेकंड, ये जो क्रिप्टो करेंसी है नो अंडरलाइंग एसेट, कोई बैकिंग नहीं है इसमें. इन्होंने टुलिप का एग्जांपल भी दिया है. फ्लावर एक टाइम पे बहुत हाई गया था इसका प्राइस, फिर क्रैश हो गया. सो द पॉइंट इज कि इसकी बैकिंग नहीं है, फिएट करेंसी नहीं है ये क्रिप्टो. इसके बाद डेप्यूटी गवर्नर ने भी कहा क्रिप्टोज वर्स देन पॉन्जी स्कीम है, और इन्होंने आर्ग्यू किया कि इसको लेजिटिमाइज नहीं होना चाहिए, आर्ग्यूड अगेंस्ट लेजिटिमाइजिंग दैम. सो द आइडिया इज क्लियर, आरबीआई को क्रिप्टो पसंद नहीं है. अब आरबीआई ने कहा कि क्रिप्टो पसंद नहीं है बट इसकी जो टेक्नोलॉजी है, वी लव दैट टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी कौन सी है? जैसे कि आप ब्लॉकचेन लो, लेजर लो, इससे ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी आएगी. वी कैन डू दिस. तो जो डिजिटल करेंसी का टेक्नोलॉजी है वो आरबीआई को पसंद है. तो आरबीआई बोलती है हम खुद की डिजिटल करेंसी बनाएंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाएंगे. करेंसी हम बनाएंगे टेक्नोलॉजी से, पर वो प्राइवेट नहीं होगी, वो आरबीआई की होगी. इस तरीके से आरबीआई ने आर्गुमेंट दिया. तो बजट में सीबीडीसी के भी प्रोविजंस आ गए कि हम इस पे वर्क करेंगे. अब क्रिप्टो जो है ना, क्रिप्टो कई बार डिफिकल्टी ये होती है कि क्रिप्टो का आप ट्रेस नहीं कर सकते. ट्रेस नहीं कर सकते तो क्रिप्टो में अगर इलीगल एक्टिविटी हो रही है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा. और अगर इलीगल एक्टिविटी से एंटी सोसाइटल, एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही है, देन व्हाट, हु इज रिस्पॉन्सिबल? देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो बी इट इंडिया का आरबीआई, यूएस का सेंट्रल रिजर्व बैंक
या फिर चाइना का, किसी को भी क्रिप्टो करेंसी पसंद नहीं है। थ्रेड जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड कैरेक्टर का है, क्रिप्टो बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दिस टेक्नोलॉजी इज रियली गुड, वी लव दिस टेक्नोलॉजी, बट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी नहीं, ये आरबीआई बोलता है, बिकॉज इसका रेगुलेशन नहीं है। प्राइवेट एंटिटीज हैं, जैसे क्रिप्टो में ब्लॉकचेन जो है बिटकॉइन, ये काफी फेमस है। माना जाता है, एक्चुअली नहीं पता, बट ऐसा माना जाता है सतोशी नाकामोटो एक पर्सन है, उन्होंने बिटकॉइन 2009 में इस तरीके से फ्लोट कराया था। अब ये एक पैरेलल करेंसी, पैरेलल इकोनॉमी की तरह वर्क कर रही है। सेकंड, इधर वॉलेटिलिटी भी बहुत है, स्कार्सिटी बनाई जाती है। तो द पॉइंट इज, इससे जो गलिबल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। आज ये जो क्रिप्टो का बिजनेस है ये $2 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ा हो गया, दिस इज ह्यूज। सो द पॉइंट इज, इस पे रेगुलेशन जरूरी है। अब क्रिप्टो इज लाइक अ टोकन, टोकन यूज्ड इन मार्केट ट्रांजेक्शन। जैसे कई बार आप शॉप में जाते हो, दिस स्वीट्स की शॉप है, तो वो आपसे पैसे लेता है और आपको एक टोकन दे देता है कि वहां जो स्वीट जहां पे बन रही है वहां से अब आप स्वीट कलेक्ट कर लेना। तो दिस इज लाइक अ टोकन। तो क्रिप्टो करेंसी भी ऐसी टोकन करेंसी है। तो करेंसी इज अ टोकन यूज्ड इन मार्केट ट्रांजेक्शन। हिस्टोरिकली पहले इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी, जैसे कॉपर का सिक्का है तो कॉपर की खुद की भी वैल्यू है, गोल्ड का सिक्का है उसकी खुद की भी वैल्यू है। बट जो टोकन की करेंसी होती है इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती। वो जो आपको टोकन दिया शॉपकीपर ने, उसका वैल्यू क्या है कि शॉपकीपर का वर्ड है कि ये टोकन आप इस स्वीट वाले काउंटर पे दोगे तो आपको वो स्वीट डिलीवर हो जाएगी। तो बैक्ड बाय दिस कमिटमेंट, बैक्ड बाय दिस अश्योरेंस हो रहा है। सिमिलरली जो हमारी पेपर करेंसी चलती है, इसमें आरबीआई गवर्नर साइन करके देता है कि आप कहीं पे भी ये नोट दिखाओगे तो 100 रुपए की चीज आपको मिल जाएगी, कोई डिनाई नहीं करेगा। सो दिस इज पेपर करेंसी, बिकॉज गवर्नमेंट इसके ऊपर साइन करके लिख के दे रही है कि इसकी बैकिंग हम ले रहे हैं। ये फिएट करेंसी है, एवरीवन इसको एक्सेप्ट करेगा, बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सेकेंड, क्रिप्टो तो बस एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं। अगर उसकी बैकिंग नहीं हो, अगर उसको एक्सेप्टेंस नहीं हो, देन व्हाट, ऑल ऑफ अ सडन हो जाए कि अब बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई। देयर इज नो लॉ, देयर इज नो बैकिंग। सो दिस इज द प्रॉब्लम। और जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ, गवर्नमेंट ने बोला 1000 रुपये का जो नोट है इसको हम अब डीमोनेटाइज कर दिया है, तो 1000 रुपए का जो नोट था ये तो एक पेपर बन गया, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो बैकिंग नहीं है इसकी। सो एक्सेप्टेबल है, कल नहीं है, फिर आप क्या करोगे? तो द पॉइंट इज, एक्सेप्टेबिलिटी भी जो है ना वो भी एक फिर टेंडेंसी पे डिपेंड करेगी। जैसे कोई एक पेंटिंग है, एक मोनालिसा का पेंटिंग है, वो $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे आ रही है। क्यों आ रही है? बिकॉज पीपल आर रेडी टू पे फॉर दैट। एक्चुअली वो अगर उसका वैल्यू आप हटा दो, पीपल जो पे कर रहे हैं, जो उसकी वैल्यू है इंटेंजिबल वैल्यू से, तो फिर उसका इंट्रिंसिक वैल्यू तो इतना है नहीं। दिस इज हाउ क्रिप्टो में जो चैलेंजेस है, दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट। अब बिटकॉइन बड़ा पॉपुलर हुआ। अब बिटकॉइन की जो नंबर है वो भी लिमिटेड है, 21 मिलियन लिमिटेड कर दिया। अब जितना आप माइन करोगे, पर ये लिमिटेड है तो हमेशा एक स्कार्सिटी बनी रहेगी। माइनिंग में बहुत ज्यादा कंप्यूटर पावर और एनर्जी भी लग रही है, तो इससे उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, स्कार्सिटी हो रही है, डिमांड हो रही है, तो इस तरीके से ये राइज हो गया। एक फेमस ट्विटर बिलियनर ने ट्वीट कर दिया डॉजे कॉइन, तो फिर उसकी प्राइस बढ़ गई और नेक्स्ट डे क्रैश भी हो गया। सो दिस टेल्स की एक रेगुलेशन होना जरूरी है। फ्लक्चुएटिंग प्राइस है, इल्ड नहीं है, स्पेकुलेशंस हो जाता है, तो इकोनॉमी ऐसे नहीं वर्क कर सकती। तो दिस इज दैट। बाकी टुलिप का एग्जांपल इसीलिए दिया था क्योंकि एक बार टुलिप बहुत ज्यादा आया, फिर कोलैप्स हो गया, फ्लावर लाइक दैट। अब बिटकॉइन इसीलिए डिफिकल्ट है, प्लस इसमें डबल स्पेंडिंग भी हो जाती है। मतलब एक ही करेंसी से दो जगह पेमेंट हो गया आपका, तो वो अगर नहीं हुआ तो कोई एक ही वैलिड होगा, दूसरा वाला तो वैलिड नहीं होगा। इसको आप कैसे रेगुलेट करोगे? इसके लिए ऑल दो तरीका है कि लेजर में एवरी सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है, लेजर में, बिटकॉइन लेजर में, बट द पॉइंट इज उसमें भी लूप होल्स हैं, फॉर्जरी हो सकती है। तो ये सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, दैट इज वाई आरबीआई को क्रिप्टो पसंद नहीं है। इसलिए आरबीआई बोल रहा है हम सीबीडीसी लेके आएंगे, बट इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम है, एटसेट्रा। प्लस क्या ये मैच्योर हुई है अभी तक या नहीं हुई है, दिस इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम। इसीलिए आईएमएफ की चीफ ने कहा था, द हिस्ट्री ऑफ मनी इज एंटरिंग अ न्यू चैप्टर, द आरबीआई नीड्स टू हीड दिस कॉशन एंड नॉट बी डिफेंसिव। टेक्नोलॉजी से डिफेंसिव भी नहीं होना है, मनी हमेशा अपना शेप साइज चेंज करता है। एक टाइम था जब बार्टर सिस्टम होता था, फिर एक टाइम आया, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू के कॉइन्स आ गए, फिर टोकन करेंसी आया, फिर पेपर करेंसी आ गया, और अभी डिजिटल करेंसी आ रहा है। तो इवोल्यूशन तो होता है, डिफेंसिव नहीं होना है, उसको कैसे टेक्नोलॉजिकली
लॉजिकली करेक्ट कर सकते हैं ताकि रेगुलेशन भी हो, ये वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो नॉट अगेंस्ट दिस टेक्नोलॉजी, बट जो एसोसिएटेड चैलेंजेस है एज ए प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से, उसको एड्रेस करने की बात है। सो दिस इज द वेरी गुड इनसाइट्स। देन श्रीलंका के लेसन्स हैं फॉर इंडिया कि किस तरीके से प्रैग्मेटिज्म एंड प्रैक्टिकल चीज भी होना चाहिए, प्लस फ्रीबीज आर नॉट गुड। कंसेंसस की है एजुकेशन में वर्नाक्यूलर होना चाहिए, वर्नाक्यूलर इज गुड। एजुकेशन का पर्पस ये है स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, दिस इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एजुकेशन। ये यूके रवांडा असाइलम प्लान है। अब सी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अबाउट एयर बैग्स। सी एयरबैग्स क्या होते हैं, जैसे आपका ये स्टेयरिंग व्हील है, यहाँ पे एक एयरबैग लगा हुआ है। बाय द वे ऐसा नहीं होना चाहिए, बाय द वे अगर ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है तो ये एयरबैग जो होता है ये क्विकली ऐसे, इसमें गैस होती है। कौन सी गैस होती है बताइए? ये गैस होती है, इसको फिल करके ऐसे बलून की तरह फिल हो जाता है। अब आप यहाँ पे हो तो आपको कोलिजन हुआ, इनर्शिया, आप ऐसे बैग से, एयर बैग से टकराओगे तो आपको इंजरी कम होगी। दिस इज द आइडिया। तो एयरबैग केवल एक बार ही इस्तेमाल के होते हैं और उसी बार इसका इस्तेमाल अच्छे से हो जाए तो दिस इज रियली गुड। एयरबैग से क्या होता है, सेफ्टी आ जाती है। रोड एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए, बट इन केस अगर होते हैं तो जो ह्यूमन लाइफ है उसको हमें सेव करना प्रायोरिटी है। तो इसीलिए सच टाइप ऑफ एयरबैग्स होना चाहिए गाड़ी में, ये मैंडेटरी होना चाहिए। जैसे हम हेलमेट लगाने की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर इतना बोलता है हेलमेट लगाओ हेलमेट लगाओ, अच्छी बात बता रहा है, हेलमेट होना चाहिए। हेलमेट ठीक है, पूरा कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, लिटिल प्रोटेक्शन तो दे रहा है ना। आपका हेड बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, हेड बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, इधर इम्पैक्ट अगर कम भी हो रहा है, कुछ 10% भी कम हो रहा है, दिस इज वर्थ इट। सो ऑलवेज यूज हेलमेट, ऑलवेज यूज हेलमेट। अब सी अभी मैंडेट दिया था कि जैसे एयरबैग्स होना चाहिए, टू साइड एयरबैग्स भी होना चाहिए, फ्रंट रो में भी होना चाहिए, टॉर्सो का भी एयरबैग साइड पोजीशन पे भी होना चाहिए। इनफैक्ट अगर अगर इन केस एक्सीडेंट हो तो आपकी लाइफ वहां पे सेव हो जाए। तो ये मैंडेटरी होना चाहिए, इन्फ्लेटेबल एयरबैग होना चाहिए, इससे मिटिगेट होती है इंजरी। व्हीकल में मैंडेटरी होना चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन है, इस टाइप का क्वेश्चंस होना चाहिए। हेड इंजरी वगैरह जो सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स हैं वो हम बचाएं। ये कॉम्प्लायंस ऑफ AIS 099, प्रोटेक्शन ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ। देन लेटरल कोलिजन हो रहा है तो वहां पर भी एब्जॉर्ब, एक्चुअली एयरबैग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो आपकी बॉडी पे हिट नहीं आ रहा है इतना ज्यादा, तो आप सेव हो जाते हो। एयरबैग्स, आई हैव सीन सो मेनी केसेस, उन्होंने लाइफ एक्चुअली सेव किया है। गाड़ी पूरा डैमेज हो गया बट एयरबैग्स के कारण जो उसके अंदर का ह्यूमन था वो सेव हो गया, एंड दिस इज व्हाट मैटर्स। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो अभी सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने भी बोला था ये होना चाहिए। दूसरी एक और प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ ये होती है, हमें फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए। फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जो बॉडी की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। गाड़ी कितना माइलेज दे रही है हम इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बजाय गाड़ी स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है या नहीं है। ये जो स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है ये चीज ज्यादा मायने होना चाहिए। सेफ्टी जो है, ये सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए व्हेन वी आर परचेजिंग एनी व्हीकल। सो दिस इज दैट। अब सियाम ने भी बोला, अब इसमें कॉस्ट आएगा ऑब्वियसली, अगर हम सेफ्टी पे आएंगे तो से 5 से 7 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बट अगर लाइफ सेव हो रही है तो दिस इज वर्थ इट। तो सेफ्टी जरूरी होनी चाहिए। अब पिछले कुछ टाइम से हमारा जो मिनिस्ट्री है उसने बहुत अच्छा काम किया है रोड सेफ्टी में। इंजीनियरिंग बेटर करो, रोड डिजाइन बेटर करो, ये सारी चीजों पे वर्क किया। देखो इसको मैंने सारे यहाँ पे अच्छे से लिख रखा है, क्रिप्टो का भी नोट्स हो गए और ये श्रीलंकन क्राइसिस, ये एयरबैग्स का भी। तो देखो गवर्नमेंट मल्टी प्रोन्ज्ड स्ट्रैटेजी बना रही है रोड सेफ्टी का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एजुकेशन। टू व्हीलर्स अक्सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इनको जल्दी रहती है बहुत ज्यादा। आप ये कार चला रहे हो, ये इधर से भी ओवरटेक करेंगे, ये यहाँ से भी ओवरटेक करेंगे, दिस इज रॉन्ग। एक्सीडेंट बहुत प्रोन होता है यहाँ पे। इंजीनियरिंग, रोड डिजाइन वगैरह बेटर हो, व्हीकल्स बेटर हो, एनफोर्समेंट करो, नियम का पालन करो, आप अपनी लेन में चलो, ऐसे जंप नहीं करो। इमरजेंसी केयर होना चाहिए, जो गोल्डन आवर है वो तुरंत वहां पे मिले। गुड समैरियन की हमने बात किया। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बहुत हद तक जो लाइफ लॉस होता है रोड एक्सीडेंट्स में उसको कम कर सकती है। एयर बैग्स होना चाहिए, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम ABS होना चाहिए, क्रैश के टेस्ट होने चाहिए, स्पीड लिमिटिंग डिवाइसेस होना चाहिए, फायर अलार्म प्रोटेक्शन सिस्टम, ये सारी चीजें होना जरूरी है। नॉर्म्स बच्चों के लिए भी हो, 4 इयर्स अगर बच्चे हैं तो उनकी सीट बेल्ट वगैरह कैसे करें, सेफ्टी लॉक कैसे हो, राइडिंग और बीइंग कैरिड ऑन मोटरसाइकिल है तो क्या प्रिकॉशंस हम लें, सेफ्टी को किस तरीके से देखें, क्रैश हेलमेट करें, अपर स्पीड लिमिट करें,
ये सारी चीजें मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 में भी थी। इन सबको फॉलो करना, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस करना जरूरी है। और इसमें पता है सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एजुकेशन। एजुकेशन, लोगों में कल्चर बनाए सेफ्टी का, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दिस इज दिस अंडरस्टैंडिंग द एडिशनल एयर बैग्स, दुर्घटना से देर भली। Then this is the process of cartelization, making sense of this, and see, this is again good news. लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सर अभी नए आर्मी चीफ बनेंगे। 30 अप्रैल को ये चार्ज लेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। अब इसमें एक चीज है, ये पहले ऑफिसर हैं जो कोर ऑफ इंजीनियर से आए हैं। दिस इज अगेन न्यू, वरना यूजुअली इन्फेंट्री और इधर से ज्यादा चीफ आए हैं, आप कोर ऑफ इंजीनियर्स हैं। अब ये एक और चीज बता रही है, फौज भी आजकल ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। इट इज नॉट अबाउट नंबर्स, नंबर्स नहीं चाहिए, फौज अपने को लीन एंड मीन करने की कोशिश कर रही है। तो दिस इज दैट टेक्नोलॉजी वॉरफेयर जो है वो अप है। तो देखो अभी ये जो अपॉइंटमेंट है, दिस ऑल्सो टेल्स कि किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है इवन फाइटिंग यूनिट्स में भी। अभी हमने देखा यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस, एक तरफ मैसिव आर्मी है और इधर लेटेस्ट वेपन्स एंड ऑल है। तो देखो इसने भी अच्छा स्टैंड किया। तो नंबर्स आर नॉट एवरीथिंग, आपकी आर्मी कितनी फिट है, कितना वेल ट्रेंड है, इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं, अजाइल है या नहीं है, ये चीज आज की डेट में ज्यादा मायने रखती है। प्लस एक और चीज होती है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आप जो यूक्रेन है, यूक्रेन का देखो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नेक्स्ट लेवल है, पूरा सोशल मीडिया यूक्रेन के प्रो यूक्रेन सारे दिस न्यूज वहां पर है, और रशिया बैकफुट पे है। सो द पॉइंट इज इट इज नॉट ओनली अबाउट मैसिव साइज, साइज इज देयर, बट अभी जैसे शिप भी देखा हमने रशिया का, साइज इज देयर, नंबर्स आर देयर, बट एट द सेम टाइम जो फौज है उसकी प्रिपेयर्डनेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना है ये बहुत जरूरी है। दिस इज गुड कोर ऑफ इंजीनियर। जैसे अभी तक यूजुअली इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मर से ही आए थे, 1.3 मिलियन इंडियन आर्मी का साइज है। अब ये साइज भी कम होने का ऐसा टेंडेंसी नजर आ रहा है। पिछले 2 साल से अभी देखो रिक्रूटमेंट भी नहीं हुआ है, ऑल्दो कोविड-19 का बताते हैं फौज का रिक्रूटमेंट जो जवान, बट द पॉइंट इज इस साइज को भी कम करने का गवर्नमेंट ऐसा टेंडेंसी दिखा रही है। अब सर्विस चीफ जो होते हैं वो 62 ईयर्स ऑफ एज तक रहते हैं, 3 साल का एक्सटेंशन मिलता है चीफ बनने पर, और फॉर 3 ईयर का 62 और फॉर 3 ईयर्स का एक्सटेंशन विच एवर इज अर्लियर। एज लिमिट जो है वो सीडीएस की 65 है, सीडीएस की 65 है, सर्विस चीफ की 62 है, सीडीएस की 65 है। अभी सीडीएस पे भी क्लैरिटी नहीं है, आज की डेट में हमारे यहाँ सीडीएस नहीं है, पोस्ट वैकेंट है, लेट अस सी। तो ये ऐसा है, आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट भी हैंडल किया है, सो दिस इज गुड। तो आप नए चीफ बनने वाले हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, तो दिस इज दैट। देन अमिट सर्ज मास्क अब मैंडेटरी हो गया। गुरु तेग बहादुर जी का बर्थ एनिवर्सरी रेड फोर्ट में है, और एक स्टैम्प एंड कॉइन भी रिलीज होगा। देन न्यू कैबिनेट श्रीलंका की आ गई। नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट, सेंसेक्स स्लम्स 2% इन्वेस्टर डंप बैंक टेक्नोलॉजी स्टॉक। तो सेंसेक्स में वॉलेटिलिटी बनी हुई है अभी भी। गवर्नमेंट प्रपोज कर रहा है लॉ टू एड लेसन्स रिपोजेस एयरक्राफ्ट सेफ्टी स्टेक होल्डर्स। फ्रीबीज, नाउ सी एसबीआई की रिपोर्ट ने भी यही बताया, ये जो फ्रीबीज है ना, ये इंस्टीट्यूशन को वीकन करती है। हमेशा एक कॉस्ट होनी चाहिए, कॉस्ट होनी चाहिए। फ्रीबीज जो होती है ये इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, जो उसका वर्क है वो इम्पैक्ट होने लग जाता है। सो दैट इज वाई जो फ्रीबीज है इसको जहां तक हो अवॉइड करना चाहिए। स्टेट्स मस्ट कट फ्रीबीज, चार्ज सम मनी, और उससे क्या होता है, एक अकाउंटेबिलिटी भी आती है और सिस्टम भी एक स्ट्रीमलाइंड वे में वर्क करता है। तो दैट इज वाई रीजिग स्पेंडिंग। अभी जैसे स्टेट्स अगर बहुत ज्यादा फ्रीबीज करते हैं, उनके पास वैसे ही पैसा नहीं है, वो सब सेंटर के पैसे पे डिपेंडेंट है। प्लस हम फ्रीबीज करते हैं तो वो जैसे इंस्टीट्यूशन ही है, जैसे बिजली विभाग हुआ या फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ या फिर एनीथिंग एल्स, तो ये चीज फिर वर्कआउट नहीं कर पाती। तो ऐसा भी नहीं हो कि एग्जॉर्बिटेंट प्राइस हो, बट द पॉइंट इज देयर हैज टू बी सम फी होना चाहिए। फ्रीबीज इज नॉट राइट। सो दिस इज देयर, एंड दिस इज स्टेट्स का न्यूज। मतलब नॉट राइट इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी और गवर्नेंस देखें तो ये जो फ्रीबीज है, जैसे एसबीआई रिपोर्ट ने भी बताया, दिस इज नॉट राइट। रेवेन्यू मस्ट डिटरमाइन स्पेंडिंग, देयर शुड बी सम सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। आज केवल 2 है, और इसके अलावा एक करेक्शन भी था सुबह के जीएस के वीडियो में। आईएएस आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस में, आईपीएस है होम अफेयर्स में, और आईएफओएस होता है एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। चित्तगोंग आर्मरी रेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है अमृत महोत्सव की। 75 ईयर्स हो रहे हैं
फ्रीडम स्ट्रगल अलग से सिलेबस में लिखा भी हुआ है, इससे सवाल आएंगे। इस सीरीज को अच्छे से आप फॉलो करना। एवरी डे आई एम शेयरिंग इन टेलीग्राम। इसका मैं एक पीडीएफ कंपाइलेशन भी शेयर कर दूंगा। ओके, सो दिस इज 19th ऑफ अप्रैल। आज हमें केवल ये 2 सवाल तैयार करने हैं, डिफेक्शन एंड टाइगर के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।